तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग लिसाजूस फिगर के बारे में। अच्छा, लिसाजूस फिगर से पहले हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, जैसे होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हम लोग लिसाजूस फिगर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने किस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है? तो भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन हो चुका है, ठीक है। उससे जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशंस कर लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि भैया डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन क्या होता है, ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसमें सिंपल हमको डिस्कस करना है लिसाजूस फिगर, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके वेव मोशन के चैप्टर के अंदर इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन में, ठीक है। तो ऐसे सुनना, जब भी आप डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन की बात करते हो तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन में भैया आपका लिसाजूस फिगर जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। उससे एग्जाम्स में भी कई सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कभी कभी। तो जब भी हम लिसाजूस फिगर की बात करते हैं तो उससे पहले हमको कुछ चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे एनर्जी क्या होती है, ठीक है, वेव का इक्वेशन क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भैया लिसाजूस फिगर। एंड एक चीज़ ये भी कि हो सकता है वो डिस्कस करने के लिए हमारा ये लेक्चर थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से तैयार होके बैठना कॉपी पेन लेके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है। पहले तो डिस्कस करेंगे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम को डिस्कस करने से पहले आज की जो पहली टॉपिक रहेगी हमारी, उसका नाम रहेगा क्या? रिलैक्सेशन टाइम। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा उसका नाम है रिलैक्सेशन सेशन, रिलैक्सेशन। चलो, रिलैक्सेशन टाइम आज का जो हमारा पहला टॉपिक है भैया, उसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम से पहले थोड़ा सा रिकैप की तरफ चलते हैं कि जब हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर की बात करी थी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर की बात करी थी तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर में हमने एक इक्वेशन जनरेट करा था। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन था भैया? डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस में आर बाई एम, ठीक है, आर बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस में के बाई एम एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये हमने एक फॉर्मूला जनरेट करा था डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में, ठीक है। एंड उसमें हमने चीजें कंसीडर करी थी, जैसे अगर आपको पता हो तो हमने आर बाई एम को एक नाम दिया था, कंसीडर करा था टू बी, जिसको हमने नाम दिया था डैम्प्ड हार्मोनिक कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट कोफिशिएंट। एंड दूसरा जो हमारे पास में के बाई एम होता है भैया, हमने भी उसको एक चीज कंसीडर पहले से करते आ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से, ओमेगा स्क्वायर, हम ये इसको पहले से कंसीडर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एंड जो ओमेगा होता है भैया, वो टाइम पीरियड के फॉर्मेट में अगर कभी लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं टू बाई टी करके, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है हमारे पास में। ये फॉर्मूला होता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में। हमने ये चीजें तक डिस्कस करके आए हुए हैं इस लेक्चर के पास में, ठीक है। अब जब हम रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो भैया रिलैक्सेशन टाइम से पहले आपको एक थोड़ी सी और कुछ चीजें बता दूं। जैसे कभी अगर आपसे देखो एम्पलीट्यूड पूछे, एम्पलीट्यूड इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर, कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि भैया एम्पलीट्यूड आप बता दो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर का, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड की बात आती है और एनर्जी की बात आती है, क्योंकि जब हम लिसाजूस फिगर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे है जो लिसाजूस फिगर डिपेंड करता है ना, वो फेज और एम्पलीट्यूड पे ज्यादातर डिपेंड करता है। जो आपका लिसाजूस फिगर होता है वो एम्पलीट्यूड और फेज पे डिपेंड करता है। तो भैया उनसे पहले हमको पता तो होना चाहिए वो होता क्या है। तो हम अगर बात करें कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर में एम्पलीट्यूड कितना होता है भैया किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेव का या फिर किसी भी ऑस्किलेशन का, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना होता है और जो एवरेज एनर्जी होती है वो कितनी होती है। जो हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो एनर्जी कितना होता है। तो अगर हम बात करें भैया डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर में एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है उसको ए से शो करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए नॉट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए नॉट होता है कि कितना मैक्सिमम वो ऊपर गया है, जो भी होगा। उसके बाद ए इज टू ए नॉट ई के पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई टू एम। ये फॉर्मूला होता है आपके एम्पलीट्यूड का इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। एंड जब एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला आता है, ई के पावर माइनस आर टी बाई एम आता है, इधर पे टू एम इधर पे एम आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना तो आसान है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी के केस में हमने एक चीज अगर आपको याद हो
तो जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो एनर्जी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पे, E इज इक्वल टू 1/4 ऐसा करके m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला निकाला था जिसको हमने नाम दिया था E एवरेज। तो भैया एनर्जी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करोगे तो एवरेज एनर्जी कभी भी पूछा जाए, ठीक है, तो इस तरीके से दिखता है। एंड अगर आप सेम चीज को अगर अच्छे से और डिफाइन करोगे, इन चीज जो ई नॉट आपके पास में दिख रहा है एक्चुअली में, अगर उस चीज को और डिफाइन करो तो आप उसको ऐसा भी चाहो तो लिख सकते हो, ई एवरेज इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ठीक है। ई एवरेज जब लिखोगे भैया वो आता है 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर। फर्क इतना सा है कि जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस में एवरेज एनर्जी निकालते हो तो आता है 1/4 के फॉर्मेट में, एंड जब एवरेज एनर्जी इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर में निकालते हो तो भैया वो आता है 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मतलब वैल्यूज तो सेम सेम दिख रही हैं, बस खाली फर्क इतना है इसमें, क्योंकि एवरेज एनर्जी निकालने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, या तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो, ठीक है, या फिर 2 से डिवाइड मार दो इसमें, ठीक है, तो वो निकाल सकते हो। एंड सेम चीज इधर पे भी करा जाता है, तो एक्चुअली में इधर पे भी करेंगे तो 1/2 के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आपसे कभी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर की बात करी जाए तो आपको ये चीजें तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर में देखो, फिर क्वेश्चन जब भी आता है तो अगर आपसे सिंपल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर पूछेगा तो भैया डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर में पूछता क्या है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है हमने उसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, ठीक है, उसको डिराइव करा था, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट भी डिराइव करा था, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाली थी वहां पे। एंड सिंपल जब हम इसमें देखते हैं भैया एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास में इधर पे यूज होने वाला है इस लेक्चर में, तो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है ए नॉट ए के पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई 2m, एंड एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट ए के पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई एम, ठीक है। एंड अगर मोटा मोटा ई नॉट और ए नॉट, जो ई नॉट है हमारे पास में, अगर उसकी वैल्यूज की बात करें तो इस फॉर्मेट में वो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एवरेज एनर्जी की बात करो तो ये आता है, डैम्प्ड की बात करो तो ये आता है, ठीक है। अब चलो अब डिस्कस करते हैं रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, ठीक है, क्योंकि जो हमको जानना था पीछे वाली चीजें हमने वो जान ली। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भैया, तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है जो आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है उसमें जो भी ऑस्किलेशन होता है ना, कि अगर ऑस्किलेशन का जो भी एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, तो जो भी इनिशियल एम्पलीट्यूड होगा, जो भी बाद का एम्पलीट्यूड होता है, जैसे आपका सपोज करो आपने एक पार्टिकल लिया, ठीक है, उस पार्टिकल को किसी रिजिड सपोर्ट से लटका के ऐसे उसको आप मूव करवाते हो, ठीक है, आप उसमें उसको ऐसे मूव करवा रहे हो, ठीक है, इस फॉर्मेट में मूव करवा रहे हो, ठीक है, जैसा आप चाहो वैसे आप मूव करवा सकते हो। जब भी आप मूव करवाते हो मूव करवाते हो तो हो सकता है कि कभी इसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाएगा, कभी मिनिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो ऐसा तो होता ही है कि एम्पलीट्यूड भैया एक बार मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम आएगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम आता है, ठीक है, ऐसा तो होता है हर केस में। तो जब वेव ऑस्किलेट करती है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन के अंदर, तो जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि जब एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम्स हो जाए, कितना हो जाए, 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड, इनिशियल एम्पलीट्यूड, कौन सा वाला एम्पलीट्यूड, फाइनल एम्पलीट्यूड जो होगा, ठीक है, आफ्टर द इंटरवल ऑफ टी टाइम्स, ठीक है, टी टाइम के बाद जो हमारे पास में एम्पलीट्यूड होगा, वो एम्पलीट्यूड अगर 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड के बराबर, तो उस टाइम पीरियड को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। फिर से सुनना, जब भी हमारे पास में एम्पलीट्यूड किसी भी वेव ऑस्किलेशन का, ठीक है, 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, तो उस टाइम पीरियड को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे भैया, देखो अभी डेफिनेशन लिखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सुनना कैसे लिखते हैं डेफिनेशन इसका। तो लिखेंगे द टाइम पीरियड, ठीक है, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच, ड्यूरिंग विच the amplitude of during which the amplitude amplitude of damped harmonic oscillator is 1 by e times of 1 by e times of 1 by e times of 1 by 2 भी कभी कभी बोला जाता है, इसको हाफ टाइम भी बोला जाता है, 1 by e को ना हाफ टाइम भी बोला जाता है, ठीक है। तो 1 by e टाइम्स ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड, इनिशियल एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन होता है। अब इस डेफिनेशन को लिखोगे कैसे भैया, समझने वाली बात ये है कि जब भी डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के अंदर ऑस्किलेशन होता है तो ऑस्किलेशन का जो भी इनिशियल एम्पलीट्यूड होगा और जो भी फाइनल एम्पलीट्यूड होगा,
तो जिस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाता है, ठीक है, जिस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड हो जाएगा, उस टाइम पीरियड को आप बोलोगे रिलैक्सेशन टाइम, और जिसको आप दिखाते हो भैया टाउ से। इसको शो करा जाता है किससे? टाउ से, ठीक है। अब अगर हम इनिशियल एम्पलीट्यूड की बात करें तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे पास में एम्पलीट्यूड जो होता है, ठीक है, लिखेंगे इनिशियल एम्पलीट्यूड। क्या लिखोगे भैया? लिखेंगे इनिशियल एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो इनिशियल एम्पलीट्यूड जस्ट अभी हमने उधर पे लिखा है, क्या है? ए इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई 2m। ये हमारे पास में इनिशियल एम्पलीट्यूड है, नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखने का तरीका ये होगा, किस टाइम में? स्टार्टिंग टाइम में, लेट्स से टी टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है, टी टाइम में इसका इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई 2m, स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है। तो आफ्टर दैट टाइम जिसमें आपको ये रिलैक्सेशन टाइम चाहिए, तो लिखने के लिए क्या करोगे? फॉर रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, फॉर रिलैक्सेशन टाइम हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम में जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे उस चीज को? हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा, तो एम्पलीट्यूड कितने टाइम होगा? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है इनिशियल टाइम के बाद का जो टाइम होगा, ठीक है। इनिशियल टाइम के बाद का जो टाइम होगा उसको आप बोलते हो रिलैक्सेशन टाइम। तो इनिशियल टाइम हमारे पास में 80 था, टी टाइम में इनिशियल टाइम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो टी टाइम हमारे पास में इनिशियल टाइम था, तो इनिशियल टाइम के बाद जो भी टाइम पीरियड हमारे पास में जो भी टाइम में आगे बढ़ोतरी होगी उसको लिखा जाता है ए टी प्लस टी टाउ। तो वो कितने के बराबर बोल रहा है? जो हमारे पास में रिलैक्सेशन टाइम है वो है 1/e टाइम्स ऑफ किसके बराबर? ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड। तो इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास में? 80। 80 इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ए टी प्लस टी टाउ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ई ए टी टाउ ई टी। मतलब इसका मतलब तो ये समझ गए कि 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टाउ टाइम, या फिर आफ्टर द रिलैक्सेशन टाइम, या फिर इन द रिलैक्सेशन टाइम, हमारे पास में जो एम्पलीट्यूड होगा, तो टी टाइम के बाद जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम बोलने वाले हैं रिलैक्सेशन टाइम, और लिखने का तरीका टी प्लस टाउ, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो जस्ट सिंप्लीफाई करके देखो कैसा आता है। अच्छा, ये चीज़ आप नोट कर लो क्योंकि मैं इसको बिठाने वाला हूँ, क्योंकि इनका काम अभी नहीं है, क्योंकि आप रफ पे उतार लो, मैं उसको, मुझे पता है कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैं वो तो कर लूंगा। तो सिंपल आपके पास में, आप इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है भैया। चलो, अब इसमें जो चीज़ें हमारे पास में यूज होंगी हम उसको भी बाद में देखते चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इनको भी नहीं, इनका भी कोई काम नहीं है। चलो, अब ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आप ए टी की वैल्यू पुट कर लो ऐसे, ठीक है। तो जब ए टी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? 1/e ए नॉट, और अच्छा एक चीज, ये तो हमारे पास में इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन बनी है, ठीक है। लेट से ये हमारे पास में इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास में ए टी प्लस टी टाउ की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? एक मेथड होता है, जैसे अगर हमारे पास में ये वैल्यू पता है, ए टी की वैल्यू पता है, तो क्या हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं? निकालने का तरीका क्या है कि इसकी जगह पे टी प्लस टी टाउ रख दो, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे? ए की जगह पे टी की जगह पे, ठीक है, किसकी जगह पे भैया? टी की जगह पे क्या रखने वाले? टी प्लस टाउ। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में टी की जगह पे टी टाउ रखें तो क्या होगा? तो रखने के बाद देखो क्या पता चलता है, जैसे ही रखोगे ये होगा ए की जगह पे, टी की जगह पे टी प्लस टाउ, हमको ये रखना है, ठीक है। टी की जगह पे क्या रखना है? टी प्लस टाउ। ऐसा करने से देखो क्या होता है, जो पता चल जाएगा। तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में वो होगी ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी प्लस टाउ डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास में एक वैल्यू बनती है, ठीक है। एंड इस वैल्यू को हम अगर इससे कंपेयर करवा सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो भैया, हम इसको चाहो तो इससे कंपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। तो 1/, इसको लिखेंगे 1/e ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या कंसीडर करवा सकते हैं? हमारे पास में जो ए प्लस टाउ है वो किसके बराबर? हमने तो ये डेफिनेशन से हमने ये चीज कंसीडर करी थी, ठीक है। एंड बाकी ये चीज तो मैंने इसमें ये वैल्यू पुट करके इधर पे ए टी प्लस टी टाउ की वैल्यू निकाली है, ठीक है। मैथमेटिकल थोड़ा सा है, ये तो बचपन से करते आ रहेगा तुम लोग, तो सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इधर वाली वैल्यूज को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ए नॉट, ठीक है, ई के पावर आर टी से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का आर टी, माइनस का आर टाउ डिवाइड बाई 2m। इनको फ्रैक्शन में कर सकते हो, फ्रैक्शन में कर लो। तो फ्रैक्शन में करोगे तो कैसा दिखेगा भैया? ये
अगर इनको फैक्टराइज करोगे तो -2m माइनस आर टाउ डिवाइड बाई 2m, ठीक है, इस फॉर्मेट में ये दिखने वाला है अगर फैक्टराइज करते हो। एंड जस्ट सिंपलीफाई करो इसको, ये कुछ ऐसा भी दिखने वाला। अच्छा, इसको e को ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा e की पावर -1, ठीक है। ये हमारे पास में a नॉट, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अलग अलग लिख सकते हो ऐसा, सुनना कैसे लिखेंगे, -2m डॉट माइनस आर टाउ डिवाइड बाई 2m, ऐसा कर सकते हो। मल्टीप्लाई में बेस है, मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम होता है तो मल्टीप्लाई करते हो पावर्स का तो डायरेक्टली ऐड होता है, एंड डायरेक्टली ऐड करोगे तो वापस फिर से इसी फॉर्मेट में पहुंच जाओगे। तो भैया इस चीज को और फैक्टराइज करोगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो ऐसा हमको दिखने वाला है, ठीक है। ये चीज तुम्हारे पास में कंफर्म पता है। अब मुद्दे वाली बात ये है कि अगर आपको जस्ट अगर याद हो तो देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास में क्या है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई 2m, ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई 2m। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं भैया, देखो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ए टी, ए इनवर्स ए टी हमारे पास में इधर वाले साइड का, और ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई 2m को क्या लिख सकते हो, ए टी फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड ये वाली चीज आपकी बच जाएगी 2m, ठीक है। कैसे हमें पता चला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये चीज कंसीडर करी है, ठीक है। अगला जो काम 80 से 80 गया, तो e के पावर -1 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस आर टाउ डिवाइड बाई 2m, ठीक है। बेस सेम है तो ऊपर इसकी वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो भैया -1 इज इक्वल टू माइनस आर टाउ डिवाइड बाई 2m, माइनस से माइनस गया, तो हमारे पास में जो टाउ की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिलैक्सेशन टाइम को टाउ बोला जाता है, ठीक है। तो जो टाउ आएगा हमारे पास में वो क्या होगा, इधर से सिंप्लीफाई करो, 2m को इधर भेजो, 2m डिवाइड बाई आर, भैया जो टाउ आएगा वो आएगा 2m डिवाइड बाई आर के फॉर्मेट में। क्लियर है इतना बात कि टाउ जो होगा हमारे पास में रिलैक्सेशन टाइम इन द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन, टाउ इज इक्वल्स टू 2m डिवाइड बाई आर, ठीक है। अच्छा, अगली जो चीज है इसको और सिंप्लीफाई करो, तो जस्ट अगर आपको याद हो मैंने एक चीज बोली थी, 2b इज इक्वल्स टू हमने कंसीडर क्या करा था, r बाई m, याद है, हमने ये चीज कंसीडर करी थी 2b इज इक्वल्स टू r बाई m इन द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। भैया हमने ये चीजें बनाई थी 2b इज इक्वल टू r बाई m के फॉर्मेट में, हमने ये चीज कंसीडर करी थी वहां से। तो एक काम कर सकते हो, इधर से b की वैल्यू निकालो, तो या फिर देखो m बाई आर दिख रहा है ना, 2m बाई आर, इनको ऐसे सेम सेम करो, तो अगर इसको 2m बाई आर के बराबर कर सको तो कैसे करोगे, ये 2 को उधर भेजो, तो b इज इक्वल टू r बाई 2m, एंड दोनों को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1 बाई बी इज इक्वल टू 2m बाई आर। तो भैया एक चीज तो यहाँ से पता चल गई, हमारे पास में जो टाउ होगा, हम अगर इन दोनों चीजों को कंपेयर करवाएं, ठीक है, हम इन दोनों चीजों को क्या करने वाले हैं, कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयर करवाते तो हमारे पास में 2m डिवाइड बाई आर किसके बराबर आएगा भैया, 1 बाई बी के बराबर, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई बी। तो भैया रिलैक्सेशन टाइम इज द कोफिशिएंट ऑफ वन, रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर भी होता है, या फिर 2m डिवाइड बाई आर भी होता है, ठीक है। ये डैम्प्ड हार्मोनिक कांस्टेंट होता है ना, r इज इक्वल टू डैम्प्ड हार्मोनिक कांस्टेंट एंड m इज द मास ऑफ द पार्टिकल जो उसमें ऑस्किलेट करता है, ठीक है। तो जो पार्टिकल ऑस्किलेट करता है उसका कभी भी रिलैक्सेशन टाइम पूछा जाए तो ये रिलैक्सेशन टाइम या तो ये बता लो या तो ये बता लो, ठीक है। चलो, ये तो हमारे पास में रिलैक्सेशन टाइम हो गया, इसको जल्दी से नोट करो भैया, ठीक है। एंड इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं तो खुद ही बताऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक होना तो नहीं चाहिए कोई डाउट, इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम रिलैक्सेशन टाइम के बाद लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद की जो टॉपिक है उसका नाम है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो जस्ट इसको नोट करिए एक बारी, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, नोट करने का काम स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो तो गया होगा अब तक। अगला जो काम हमारे पास में है उसका नाम है भैया क्या होगा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसको बोला जाता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, एंड जस्ट यहीं से टॉपिक्स हम लोग इन्वॉल्व करने वाले हैं फॉर द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने ये चीज मिटा दी जो मुझे चाहिए थी, मैंने यहाँ से एक फॉर्मूला निकाला था, जस्ट आपके पास में ए टाउ क्या था, जो इसको सिंप्लीफाई करा था मैंने, तो ए टी प्लस टाउ क्या हमारे पास में आ रहा था, लास्ट की जो दर की वैल्यूज आ रही थी वो ए टी, ठीक है, और e की पावर माइनस आर टाउ डिवाइड बाई 2m, इस फॉर्मेट में आ रही थी, ठीक है। एंड इधर की जो वैल्यू थी a प्लस टाउ, इसको छोड़ो, ए टी की जो वैल्यू हमारे पास में थी वो क्या थी,
ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई 2m, ये हमारे पास में वैल्यू थी, ठीक है। ए टी इज दिस एंड ए टी प्लस टी टाउ इज इक्वल टू दिस, तो हमारे पास में ये वैल्यूज होंगी, जो कि मैं अभी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है आज का वो है लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, अब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है भैया, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट स्पेलिंग वगैरह मिला लेना एक बार, ठीक है। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में क्या करते हैं, देखो जो हमारे पास में ये आया है ना, फॉर्मूला आया है, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो इनिशियल एम्पलीट्यूड होता है एंड जो रिलैक्सेशन टाइम का एम्पलीट्यूड होता है भैया, उन दोनों के एम्पलीट्यूड के रेशियो, एम्पलीट्यूड के रेशियो को, ठीक है, लॉगरिथमिक रेशियो को बोला जाता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। उनके लॉगरिथमिक रेशियो को लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बोला जाता है। कैसे लिखते हैं सुनना, लिखा जाता है द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज डिफाइंड एज, तो लिखोगे इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द लॉग ऑफ रेशियो, ऐसे लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द लॉग ऑफ रेशियो ऑफ, ठीक है, मतलब जो रेशियो लोगी वो लॉग के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो डिफाइंड एज द लॉग ऑफ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड्स ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स, ठीक है, एम्पलीट्यूड्स ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। देखो एम्पलीट्यूड्स में अंतर होता है, एम्पलीट्यूड्स का मतलब आपके पास में दो दो एम्पलीट्यूड्स होने वाले हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड्स ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर, अब हमारे पास में जो एम्पलीट्यूड होता है भैया, देखो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, बहुत शॉर्टकट में लिखी है, ठीक है। आप चाहो तो बुक से देख के बड़ी वाली डेफिनेशन लिख लेना। तो अब इसको देखो, अब इसको लिखना हो तो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो भैया मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की बात करते हैं, तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को कैसे दिखाया जाता है, कह रहे हैं कि जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता है वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लॉग ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ डी एच ओ, मतलब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स के लॉग के उनके रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसको शो कैसे करोगे, तो फर्स्टली तो एक तरीका है, पहले तो इनके रेशियो को देख के लिखते हैं, ठीक है, पहले इनका रेशियो को लिखते हैं कि इनका भैया रेशियो क्या क्या होता है, ठीक है, पहले रेशियो को लिखते हैं। तो रेशियो में हमने एक चीज कंसीडर करी कि इनिशियल एम्पलीट्यूड हमारे पास में ये है, ये क्या है हमारे पास में, इनिशियल एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, इसको बोलते हो इनिशियल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और ये होता है फाइनल एम्पलीट्यूड, इसको चलो फाइनल एम्पलीट्यूड, उसको कुछ नाम दे देना फाइनल एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, आगे आगे हमारे पास में क्या है भैया, शो करने के लिए इसको शो करोगे किस तरीके से, चलो लॉग ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड वो हमारे पास में क्या है, ए टी डिवाइड बाई ए टी प्लस टाउ, ये होता है इसका फॉर्मूला, एंड इसको लिखा जाता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। ये चलो, ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला फॉर द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉग ऑफ कैसे करोगे, लॉग ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड टू द फाइनल एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ए टाउ डिवाइड बाई ए टी प्लस टाउ के लॉग के रेशियो को बोला जाता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, एंड इसको शो करना हो तो किसी एक फंक्शन से शो कर देना, जैसे कोई एक फंक्शन ले लो, क्या नाम दे इसको, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, चलो लेमडा से शो करते हैं इसको, है ना, लेम्डा हो गया, गामा हो गया, अल्फा हो गया, तो कोई एक फंक्शन उठा लेना, उससे आप शो कर देना जो कि इनमें थोड़ा सा अलग दिखे, ऐसा कोई फंक्शन उठा लेना। तो एक्चुअली में अगर डिफाइन करना हो आप लेम्डा से दिखा लेना, ठीक है। लेम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए टी की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, ए नॉट ई के पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई 2m, ठीक है। ए टी प्लस टाउ की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, तो भैया ए टी प्लस टाउ, ए टी प्लस टाउ, ए टी प्लस टाउ, ये यही होता है ए टी प्लस टाउ, ए नॉट ए नॉट ई के पावर माइनस आर टी प्लस टाउ डिवाइड बाई 2m, चलो ऐसा लिखते हैं, यही वाला लिखते हैं। तो ए नॉट होता है ई के पावर माइनस आर टी प्लस टाउ डिवाइड बाई 2m, ये हमारे पास में होता है, ठीक है। अच्छा, इसको जब हमने अलग अलग लिखा था तो अलग अलग करने पे हमारे पास में क्या आया था, देखना, ए नॉट ई के पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई 2m डिवाइड बाई, इसको जब हमने अलग करा था तो एक बारी आया था आर टी डिवाइड बाई 2m, और मल्टीप्लाई में आया था ई के पावर माइनस क्या था भैया,
आर टाउ डिवाइड बाई 2m, ये हमारे पास में वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सिंपल। तो जस्ट अगर ध्यान दो तो आपके पास में कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, ये गया, है ना, कैंसिल कर दो। तो भैया जो लेमडा होगा हमारे पास में वो कैसा दिख रहा है, लेमडा ए नॉट वाली चीजें गई तो ऊपर की जो चीजें बची हैं उसको लिखो, ऊपर बचा है एक, नीचे बचा है ई के पावर माइनस आर टाउ डिवाइड बाई 2m, ये हमारे पास में बचेगा सिंपली। ठीक है, इनको ऊपर भेजो तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा ई, क्या कर सकते हो, आर टाउ डिवाइड बाई 2m इज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ अ वेव, ऐसा इसको बोल सकते हो भैया। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन निकालोगे, ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर निकालोगे, लेमडा इज इक्वल टू ई के पावर आर टाउ डिवाइड बाई 2m। ठीक है, दूसरी चीज हमने टाउ की एक वैल्यू निकाली थी 1/b, तो इधर से एक काम कर सकते हो, पहला तो काम क्या कर सकते हो कि हमने 1/b की वैल्यू निकाली थी क्या, जैसे r/m की वैल्यू थी 2b, ठीक है, तो 1/b निकाला था हमने 2m/r। ठीक है, हमने ये चीज निकाली थी ना, 2m/r, तो ये 2m/r/2m दिख रहा है ना, तो इनको उल्टा कर दो, तो जेट से b इज इक्वल टू r/2m, ये हमारे पास में बनेगा। तो इधर से एक काम कर सकते हो, ठीक है, मैं तीन चीज का इनको अलग अलग करता हूँ। एक तो फॉर्मूला बनेगा टाउ लेमडा इज टू ई के पावर r/2m को क्या कर सकते हो b, तो भैया टाउ बाई बी, एक तो ये कर सकते हो। ठीक है, एक काम ये कर सकते हो, दूसरा टाउ की वैल्यू सीधा सीधा पुट कर लो तो खत्म हो जाएगा, तो बाकी नहीं करना, चलो बाकी हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो भैया फिर तो खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, अगर टाउ की वैल्यू पुट कर लो तो कहानी खत्म। बी की वैल्यू पुट करोगे तो r/2m, अच्छा बी की वैल्यू r/2m, तो 1/b की वैल्यू 2m/r, कुछ मेरे को जम नहीं रहा यार, r/2m इज इक्वल टू बी, मुझे कुछ तो जम नहीं रहा, ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए, है ना, टाउ बी, ये टाउ बी होना चाहिए था, है ना, ये मुझे जम नहीं रहा था। चलो, तो ये हमारे पास में हो गया लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, या तो ये लिख के आओ या तो ये लिख के आओ, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख के आओ। तो भैया अगर आपसे कभी भी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट पूछे तो भैया उसको लेमडा से शो करते हैं, फॉर्मूला होता है log ऑफ 80 डिवाइड बाय 80 प्लस टाउ। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो लेमडा इज इक्वल टू ई के पावर आर टाउ डिवाइड बाय 2m, या फिर ई के पावर टाउ बाई टाउ इंटू बी, ये आपके पास में फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगली जो टॉपिक आती है इसके अंदर, क्योंकि अच्छा मैंने लिसा जो फिगर पढ़ाने के लिए ना कई सारे टॉपिक्स को एक साथ इन्वॉल्व करके रखा है, ठीक है, ताकि आगे जब लिसा जो फिगर पढ़ो तो कोई दिक्कत ना आए, जस्ट उसके लिए। अब अगली जो टॉपिक होगी हमारी, ठीक है, उसको बोला जाता है, क्या बोलोगे, क्वालिटी फैक्टर। अगला एक टॉपिक आता है जिसको नाम देते हैं, एक्चुअली में क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं उसको। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर। ठीक है भैया, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो अब अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है लॉस ऑफ द एनर्जी। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी इन द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ऑस्किलेशन। ठीक है, तो लिखना हो तो द लॉस ऑफ एनर्जी, द लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द ऑस्किलेशन, इन द ऑस्किलेशन, ठीक है भैया, इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका फॉर्मूला इसके डेफिनेशन से मैच नहीं करता। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, एक्चुअली में इसको दिखाते हैं क्यू से, क्वालिटी फैक्टर को दिखाते हैं क्यू से, एंड इसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू 2 पाई ई डिवाइड बाई माइनस का डेल्टा ई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत टेढ़ा होता है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू होता है, देखो क्वालिटी फैक्टर को क्यू से दिखाते हैं तो क्यू इज इक्वल टू होता है 2 पाई ई के पावर डिवाइड बाई, मतलब ई डिवाइड बाई माइनस का डेल्टा ई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, अगली जो बात हमारे पास में आती है, अब क्वालिटी फैक्टर को दिखाते हैं क्यू से, इसका फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ एनर्जी इन द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन इन द ऑसिलेशन इन इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। समझ में नहीं आया, मतलब ये होता है कि जब भी आप डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में बात करते हो तो जब भी पार्टिकल आपका ऑसिलेट करता है, ठीक है, पार्टिकल जब भी ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेशन के टाइम पे उसमें एक डैम्पिंग फोर्स काम करता है जो उसकी एनर्जी को कम करने का काम करता है, जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को कम करने का काम करता है ना। तो जो एनर्जी में जब एनर्जी कम होगा तो भैया कम होने का मतलब एनर्जी में लॉस होना। ठीक है, तो वही जो एनर्जी में लॉस होता है उसी को बोला जाता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, एंड उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई ई डिवाइड बाई ई माइनस का डेल्टा ई। अब ई क्या होता है, ई इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल,
एनर्जी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल। एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होता है भैया, ई। तो ई को दिखाते हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल से। एंड जस्ट अगर आपको याद हो तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैंने इसकी वैल्यू क्या लिखी थी, ई नॉट ई के पावर माइनस आर टी बाई एम। ये हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड दूसरा जो डेल्टा ई होता है उसको बोला जाता है चेंज इन एनर्जी, ठीक है, चेंज इन एनर्जी इन पर साइकिल इन ऑस्किलेशन, ऐसा लिखो, इन ऑस्किलेशन। भैया ऑस्किलेशन में एनर्जी में जो भी चेंज आएगा, ठीक है, चेंज इन द एनर्जी इन ऑस्किलेशन, भैया उसको बोला जाता है डेल्टा ई। एंड ये एनर्जी कम होती जाती है इसलिए इसको माइनस के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। अगली जो बात, अब इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, तो इसकी वैल्यू होती है एक्चुअली में डेल्टा ई है ना हमारे पास में, तो डेल्टा ई की वैल्यू होती है डी ई डिवाइड बाई डी टी इंटू टी, ठीक है। पर सेकंड के ऑस्किलेशंस में या फिर कितने टाइम पीरियड में कितना चेंज इन द एनर्जी आ रहा है वो होता है इसका फॉर्मूला डी ई डिवाइड बाई डी टी इंटू टी। टी मीन टाइम पीरियड, टी मीन्स टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई का डी ई डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो अब अगली जो चीज इसमें है ये वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। वैल्यूज को पुट करने से पहले पहले तो पता है डी ई डिवाइड बाई डी टी डेल्टा ई की वैल्यू है, तो डेल्टा ई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। डी ई डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू निकालो, तो डी ई डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इसको बना लेना इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्या कर सकते हो, एक काम, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है भैया। वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो जैसे ही वन टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास में हो जाता है डी ई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट है ना। तो ई नॉट का तो ई नॉट मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, ई के पावर माइनस आर टी डाई एम है, तो ई के पावर माइनस आर टी, ई के पावर का ई के पावर ही होता है। एंड आर टी बाई एम को करोगे तो भैया माइनस आर बाई एम जिस कॉन्स्टेंट टी के फॉर्मेट में करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो जस्ट इसको डिफरेंशिएट करना है वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी जो कि बराबर होती है डेल्टा ई के, वो होती है, ठीक है। अगली जो चीज हमारे पास में सुनना, तो डीई की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई, तो भैया हम डेल्टा ई क्या कंसीडर कर सकते हैं, चलो हम अब क्या करेंगे, इधर पे वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, तो भैया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, टू पाई, ठीक है। ई की वैल्यू पुट करेंगे तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट ई के पावर माइनस आर टी बाई एम। एंड हमारे पास में कौन है, डेल्टा ई, तो माइनस का डेल्टा ई, तो माइनस को तो छोड़ो, माइनस लगा देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी डीई बाई टी, ठीक है। तो डीई बाई टी का मतलब डीई बाई डी टी इंटू टी, कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड वाला टी है, ठीक है। तो डीई बाई डी टी हमारे पास में क्या आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, ठीक है। तो हटा दो इसको, आर बाई एम ई नॉट ई के पावर माइनस आर टी बाई एम एंड टाइम पीरियड, ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी, ठीक है। लिख देता हूँ उधर पे मैं, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का आर बाई एम और क्या है ई नॉट ई के पावर माइनस आर टी बाई एम एंड टी, ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी आपकी डेल्टा ई की, ठीक है। कंफ्यूजन ना, इसलिए मैंने इधर पे लिख दिया, एक्चुअली मैं लिखने वाला नहीं था, ठीक है। चलो देखो, अब वैल्यूज पुट कर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम कर सकते हो, इनको उड़ाओ, है ना, सेम चीज है, कट करो, काम खत्म। तो क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा भैया, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू टू पाई तो रहने वाला है, ठीक है, टू पाई तो रहेगा, तो ये एम ऊपर जाएगा तो टू पाई एम, ठीक है। एम ऊपर गया, आर बाई एम, अच्छा आर बाई एम को क्या बोलते हो, टू भी बोलते हो ना, तो एक काम कर लो, आर बाई एम को चलो, अच्छा उसको बाद में करेंगे, एम बाई आर करते, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आएगा इतने के फॉर्मेट में, पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे और क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले तो स्टार्टिंग में हमारे पास में ये फॉर्मूला आएगा टू पाई एम डिवाइड बाई आर इंटू टी, ठीक है। एक चीज तो हमारे पास में ये पता चल गया। दूसरी जो चीज हमारे पास में वो क्या कर सकते हो, दूसरा जो काम है हमारे पास में, टी की वैल्यू पुट कर लो, पहले टी की वैल्यू पुट करो भैया, तो टी इज इक्वल टू होता है टू पाई बाई ओमेगा, है ना। तो टू पाई बाई ओमेगा पुट कर सकते हो आप टी की वैल्यू, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी नई वाली क्वालिटी फैक्टर की क्या होगी, टू पाई एम डिवाइड बाई आर इंटू टू पाई बाई ओमेगा, है ना। तो भैया ओमेगा तो ऊपर गया, टू पाई से टू पाई निपट गया, तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया, एम ओमेगा डिवाइड बाई आर, ये हो गया नया क्वालिटी फैक्टर, एम ओमेगा डिवाइड बाई आर। एक काम और,
एम बाई आर की वैल्यू पुट कर लो। एम बाई आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जस्ट अभी आपको पता है कि हम लोग क्या करते जा रहे थे, टू बी इज इक्वल टू हमने कंसीडर करा था भैया आर बाई एम, तो एम बाई आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, वन बाई टू बी। तो इधर से एक काम कर सकते हो, वन बाई आर को क्या कंसिडर कर सकते हो, एम बाई आर को वन बाई टू बी। भैया जो नया क्वालिटी फैक्टर आएगा वो क्या होगा, ओमेगा डिवाइड बाई टू बी। ये लो, एक और, एक और, ठीक है। अब देखो अभी एक चीज और, अभी एक चीज और है, कौन बचा, टाउ। टाउ को भी मिलाते हैं इसमें। टाउ क्या था हमारे पास में यार, एक्चुअली में टाउ हमारे पास में क्या था, वन बाई बी के फॉर्मेट में। टाउ इज द, ये निकाला था हमने माइनस का आर टाउ डिवाइड बाई टू एम, तो हमने निकाला था वैल्यू आर टाउ बाई टू एम इज इक्वल टू वन, टू एम बाई आर इज इक्वल टू टाउ। तो टू एम बाई आर हमने यहाँ से कंसिडर कर लिया, टू एम बाई आर इज इक्वल टू वन बाई बी। तो भैया टाउ की वैल्यू हमने कंसिडर करी थी वन बाई बी। चलो तो इधर से एक काम कर लो, और कि भैया हमको ये चीज पता है कि टाउ जो होता है, वन जो बी होता है, ठीक है, एक्चुअली में जो टू बी होता है, या फिर ऐसा कर लो कि टाउ होता है वन बाई बी के बराबर, हमने ये पता है। टाउ इज होता है वन बाई बी के बराबर, ठीक है भैया, हमको ये पता है। तो इधर से एक काम कर सकते हो, हम फिर से क्वालिटी फैक्टर एक और नया क्वालिटी फैक्टर बनाते हैं। वो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा भैया, क्वालिटी फैक्टर इज टू, इधर पे वन बाई बी दिख रहा है, तो वन बाई बी का मतलब टाउ, मतलब ओमेगा तो रहने वाला है, टाउ भी रहने वाला है, डिवाइड बाई टू। भैया ये हमारे पास में एक नया क्वालिटी फैक्टर, ओमेगा टाउ डिवाइड बाई टू। वन बाई बी को बोल दोगे टाउ, तो ओमेगा इंटू टाउ डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो हमारे पास में देख रहे क्वालिटी फैक्टर का कितना फॉर्मूला बन गया, जो हमने अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े उनके हिसाब से। एक तो क्वालिटी फैक्टर आपका टू पाई एम डिवाइड बाई आर टी, ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से। टाइम पीरियड की वैल्यू रखा हमने, तो हमारे पास में ये बना एम ओमेगा बाई आर। हमने ऑस्किलेशन जो भी होता है फ्रिक्वेंसी, ऑस्किलेस क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, तो एम बाई ओमेगा डिवाइड, मतलब एम ओमेगा डिवाइड बाई आर, ठीक है। और हमने इसको सिंप्लीफाई करा भैया, तो सिंप्लीफाई में हमने क्या करा कि हमने m बाई आर को सिंप्लीफाई करा, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया q इज इक्वल टू ओमेगा बाई टू बी, ठीक है। और सिंप्लीफाई करा हमने, टाउ को सिंप्लीफाई करा, तो ये ओमेगा q इज इक्वल टू ओमेगा टाउ डिवाइड बाई टू। तो देख रहे हो भैया, इसलिए मैंने रिलैक्सेशन टाइम वगैरह वगैरह पढ़ाया था। फिलहाल तो लेमडा का यूज नहीं दिख रहा है ना, चाहो तो लेमडा भी पुट कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन डू इट, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज चाहिए शिद्दत से, अगर कोई चीज चाहिए, है ना, कहते हैं कि अगर कोई चीज चाहिए तो पूरी शिद्दत से अगर चाहो, भैया पूरी कायनात आपकी मदद करती है ना। तो वही वाले हाल है। तो अगर पूरे मन से चाहो इसको और सिंप्लीफाई करना, ठीक है, तो लेमडा को सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यू पुट करो, तो क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मेट में भी एक वैल्यू आ जाएगी, अगर आप चाहो तो। मैं इधर पे नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि लेक्चर लंबा खींच जाएगा बहुत ज्यादा, और भी जाएगा। तो जस्ट ये था आपके पास में क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का हमारे पास में क्या क्या फॉर्मूला बन गया, तो ये था हमारे पास में फॉर्मूला फॉर द क्वालिटी फैक्टर। भैया अब कुछ भी और नया चाहिए तो आप चाहो तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली थी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की, ठीक है। तो इनको नोट करो। फिर इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था आज का, जिसको मैंने नाम दिया था एक्चुअली में लिसाजूस फिगर, है ना। एक्चुअली में हमने उसको नाम क्या दिया था, लिसाजूस फिगर। अच्छा एक, चलो एक सेकंड रुकना, मैं देखता हूँ कितना लंबा वीडियो बना अभी तक, 38 मिनट्स का हो गया यार। तो लिसा जूस फिगर, चलो 1 घंटे का लेक्चर जाएगा आज का। आज का ना आई थिंक 1 घंटे का लेक्चर जाने वाला है। इसको नोट करो, तो जल्दी जल्दी से हम लोग लिसा जूस फिगर को भी डिफाइन करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट मैक्सिमम, खत्म लिसा जूस फिगर, ठीक है। फटाक से इसको नोट करो, ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। चलो भाई, अब जो अगला जो मेन और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बोल रहा हूँ मैं, इस लेक्चर का, ठीक है। अच्छा इस लेक्चर में भाई बहुत लोग पूछ रहे हैं ना कि कितने टॉपिक्स है, ये मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब ये पिछले साल के एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मैं उन टॉपिक्स को करवा रहा हूँ। एंड सिंपल मैंने एक चीज, एक लेक्चर बनाया था, एक वीडियो बनाई थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। फॉर सब्जेक्टिव के वाले भी उसको यूज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव वाले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्मेट में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब चाहो तो सब्जेक्टिव में मैंने इस तरीके से बताया था कि जो मैंने टॉपिक्स बताए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किसी ने मेरे से पूछा था कि उनका एग्जाम्स होने वाला है 21 नवंबर से, ठीक है। तो जिनका भी भैया 21 नवंबर से एग्जाम्स है उनके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करके जाना, और
मचा के आना, ठीक है। तो जिसका भी बाकी बाद में एग्जाम है तो उनके लिए भी वो टॉपिक्स काम करने वाली हैं, तो जस्ट उधर पे मैंने ये चीज़ों को बताया था तो उनको अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा कहीं खोजना ना पड़े, वो चीज़ें मैं अपनी जगह पे प्रोवाइड कर दूँ, अपने ही सीरीज में प्रोवाइड कर दूँ। तो जस्ट इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ लो कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा जिसका नाम है वेव मोशन, ठीक है। जो कि चैप्टर का भी नाम है, ठीक है। वेव के मोशन को वेव मोशन बोलते हो ना, वो अलग बात है, कहने के लिए कह देते हो, वो अलग चीज़ है, समझने के लिए अलग चीज़ है। तो वेव मोशन एक्चुअली में क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, स्टेशनरी वेव क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, ये एक टॉपिक है जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। और उसके बाद इसका एक और लेक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो भैया अभी इसके बाद वेव मोशन के 2 लेक्चर्स आएँगे। अब मत पूछना कि अब इसके कितने लेक्चर बचे हैं, ठीक है? पूरे सिलेबस का 2 लेक्चर इसके बाद और बचा है, ठीक है? ठीक है? फर्स्टली एक तो होगा प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव एंड वेव मोशन के बारे में, उनको मैं एक साथ कवर कर दूँगा, ठीक है? थोड़ा वो भी लॉन्ग हो जाएगा पर एक साथ कवर कर दूँगा एंड एक लेक्चर बनाऊँगा जिसमें आप वेव मोशन के क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? एंड क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका मैंने लेक्चर बना दिया है ऑलरेडी, ठीक है? तो अब बार-बार मत पूछते रहना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए, मैंने वो बता दिया है पहले, ठीक है? जाओ, जाके उसको देख लो, ठीक है? एंड दूसरी जो चीज़ है, बाकी कोई एक्स्ट्रा टॉपिक हो, जो आपको ना समझ में आती हो, तो बताना, उसको भी मैं करवा दूँगा। एंड कभी कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सरफेस टेंशन करवाना है, रिलेटिव थियरी करवानी है, रिलेटिविटी की थियरी करवानी है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है भाई, ठीक है? आपके भी टॉपिक्स करवा दूँगा, क्योंकि मुझे अभी भी ना 12th का भी सिलेबस पूरा करवाना है, क्योंकि अगले साल जस्ट 12th का भी पेपर है बोर्ड का। एंड मैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं जहाँ पे ऑफ़लाइन में पढ़ाता था, अभी तो ऑफ़लाइन में नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो जिस स्कूल पे मैं पढ़ाता था वहाँ के बच्चे भी अभी भी कनेक्टेड हैं मेरे से, तो उनको भी जस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, तो मतलब समझ लो। तो उनको भी वन शॉट प्रोवाइड करता हूँ ताकि उनका भी सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है? उनको छोड़ना नहीं है मुझे, तो जस्ट उनका सिलेबस पूरा करवाना है, तो उनके भी वन शॉट्स तैयार करवाने हैं। बाकी तो जस्ट यही है कि आपका ये सिलेबस जल्दी से खत्म कर दूँगा, 2 लेक्चर और सिलेबस खत्म, ठीक है? उसके बाद के कोई टॉपिक्स होंगे तो बताना, उनको भी मैं अलग से करवा दूँगा, ठीक है? ये मत सोचना कि अब ये सिलेबस खत्म हो गया यार, ये टॉपिक सर ने नहीं करवाई और पूछूँ ना पूछूँ, ऐसा मत सोचना। बिंदास पूछना। जो क्वेश्चन होता है, जो टॉपिक है तुमको नहीं आती है, बिंदास पूछा करो, ठीक है? बेझिझक पूछा करो, मैं इधर इसी काम के लिए हूँ, ठीक है? तुमको तुरंत बता दूँगा। तुरंत क्या मतलब अगले लेक्चर में, ठीक है? एंड बाकी जो 12th वाले होंगे, अगर उन्होंने ये लेक्चर देखा अगर बाय द वे कभी, तो भैया आपके लेक्चर्स जैसे ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी, 2 टॉपिक्स की और सीरीज़ है, खत्म होते ही आपके लेक्चर्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? बाकी साथ-साथ में आपके भी चलते रहेंगे, टेंशन ना लेना बीएससी वालों, आपके भी चलते रहेंगे। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मैं बताता रहूँगा, टेंशन ना लेना। तो एक्स्ट्रा पूछोगे, एक्स्ट्रा बताता रहूँगा और अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा हेल्प करता रहूँगा आपका, टेंशन ना लेना, छोड़ के नहीं जाने वाला। तो चलो, लेक्चर को लॉन्ग नहीं करेंगे, अगली जो टॉपिक हमारी है, उसका नाम है लिसाजूस फिगर की, ठीक है? उसकी बात करते हैं, ठीक है? अब लिसाजूस फिगर, भैया स्पेलिंग्स का तुम देख लेना, लिसाजूस, क्या लिखूँ यार? लिसाजूस, भाई स्पेलिंग मिला लेना तुम लोग, है ना? मुझे ये साइंटिस्ट साइंटिस्ट का नाम की स्पेलिंग ऐसी होती है ना, क्या करूँ मैं? सोचना पड़ जाता है कभी-कभी, लिसाजूस फिगर। चलो, अब ये होता है क्या कि देखो, अब अभी तक हम लोगों ने एक ही वेव की बात करी थी, है ना? चलो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ एकल मतलब सिंगल वेव्स की बात कर रहे थे, ठीक है? अब सिंगल वेव्स के बाद आती है भैया डबल वेव्स, ठीक है? तो लिसाजूस फिगर क्या कहता है भाई कि जब भी कोई आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस की कोई वेव ले लो, ठीक है? कोई भी 2 सिंपल वेव ले लो, चाहे सिंपल वेव को सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव बोलते हैं, ठीक है? उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बोलते हैं, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 पे आप डिफाइन करते हो उसको, अगर आपको याद हो तो। तो अगर आप कोई सिंपल वेव्स 2 लेते हो और उनको राइट एंगल पे भेजो, राइट एंगल का मतलब होता है दोनों को 90 डिग्री पे भेजो, जस्ट ऐसे, लेट्स से ऐसे, ऐसे भेजो, ठीक है? 2 वेव्स है, ऐसे भेजो कि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ में ना ऐसे राइट एंगल पे जाके मिले, ऐसे। एक वेव ऊपर से आ रही है, एक वेव इधर से जा रही है। दोनों भैया जब जाके मिलेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है? तो जब भी कोई 2 सिंपल वेव्स भैया राइट एंगल ट्रायंगल पे मिलती हैं या फिर 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं, तो उनके मिलने के बाद
उनसे जो नया वेव जनरेट होके उनका जो नया पाथ मिलता है कि अब देखो, अब इधर से ऊपर से आ रही थी, ये नीचे से जा रही थी। जैसे दोनों टकराएँगी ना, तो टकराने के बाद इनका रास्ता बदल जाता है। तो जो रिजल्टेंट रास्ता मिलता है, रिजल्टेंट पाथ मिलता है फॉर द पार्टिकल, ठीक है? उसी को बोला जाता है लिसाजूस फिगर। वो रिजल्टेंट पाथ को ही बोला जाता है लिसाजूस फिगर, ठीक है? तो इसका कोई प्रॉपर ये नहीं कि इसको किस चीज़ से दिखाया जाता है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है? ये ध्यान देना, इसको किस चीज़ से दिखाते हैं, इसमें वो बात नहीं करनी है। ये इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस की वेव एक-दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेव होता है, उस रिजल्टेंट पाथ को ही बोला जाता है लिसाजूस फिगर, ठीक है? समझ गए होंगे अब तो। तो डेफिनिशन लिखने की बात आती है भैया, लिखो चलो व्हेन 2 simple harmonic motion when two waves of simple harmonic motion, चलो ऐसा लिखते हैं, two waves of simple harmonic motions are uh, acted upon uh, a particle at right angle right angle at right angle, ठीक है? then their resultant path then their resultant resultant path is called, हो जा भैया, रिजल्टेंट पाथ इज कॉल्ड लिसाजूस फिगर, लिसाजूस फिगर, ठीक है भाई? उसके रिजल्टेंट पाथ को क्या बोलते हो? लिसाजूस फिगर। अब सुनना, अब दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की वेव लेनी है। कैसे करते हैं देखो, जैसे लेट से देखो इसका कैसे बनाते हैं पता है? इसका जो एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे करते हैं, इधर पे एक मिरर लगाते हैं, इधर पे एक मिरर लगाते हैं, इस तरीके से, ऐसे। ये एक मिरर होता है, इधर पे एक मिरर होता है, इधर पे एक पर्दा लगते हैं, ठीक है? स्क्रीन स्क्रीन भाई स्क्रीन होता है, ठीक है? इधर पे एक स्क्रीन हमारे पास में होती है एंड इधर पे एक मिरर होता है, ठीक है? एंड इधर पे एक मिरर होता है, ठीक? अब इसमें करते क्या है, तो एक लाइट रे भेजते हैं, ठीक है? एक लाइट रे का मतलब होता है एक वेव भेजते हैं, ठीक है? अब वो वेव डबल कैसे होती है सुनना, एक वेव इस तरीके से आपने सोर्स से भेजी, इधर पे कोई सोर्स है, ठीक है? सोर्स से आपने एक वेव भेजी, तो वेव भैया जाएगी ऐसे, तो सीधी-सीधी बात है, अगर आप ऐसे भेजते हो, ठीक है? तो ये ऐसा भेजते हैं, सीधा-सीधा मत भेजो नहीं तो वापस कर दोगे तुम लोग तो, ऐसे भेजते हैं, ठीक है? तो भैया जब ये ऐसे जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है कोई मिरर होगा, तो मिरर के बाद मिरर से टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट करती है लाइट। तो रिफ्लेक्ट के बाद ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर जाती है, ठीक है? तो एक वेव हो गई इसके केस में, दूसरी वेव हो गई इसके केस में, ठीक है? अब ये दोनों वेव्स जो होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स पे जाके मिलती हैं। ये दोनों वेव्स ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, एक इधर पे बना सकते हो एंड इससे जब वेव निकलेगी, तो ये वो भी राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है? ध्यान देना। तो इसमें जो भी मेज़रमेंट करा जाता है, जो उसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें करते क्या है, तो एक सोर्स से एक मिरर ऐसा सीधा-सीधा एक मिरर रखते हैं, एक टेढ़ा मिरर रखते हैं एंड सामने एक स्क्रीन रखते हैं। तो जैसे कोई सोर्स से एक लाइट भेजते हो, ठीक है? लाइट का मतलब वेव, इधर पे वेव कंसीडर करना, मेरे मुँह से अगर लाइट निकल जाए तो वेव ही मान के चलना है, ठीक है? तो इधर से एक वेव भेजते भी है, वो वेव क्या करती है, इस मिरर पे टकराती है, टकराने के बाद इस फॉर्मेट पे मतलब इस तरीके से इस वाले मिरर पे जाती है। जैसे इस मिरर पे जाके टकराती है, तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है, वो रिजल्टेंट भैया इस लाइन में जाती है सीधा, ठीक है? और स्क्रीन पे जाके मिलती है किसी भी पॉइंट पे। तो उनका जो रिजल्टेंट पाथ होता है ना, ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इसी रास्ते को बोलते हैं लिसाजूस फिगर, ठीक है? इनका जो रिजल्टेंट बना है, रिजल्टेंट पाथ बना है, उसे रिजल्टेंट पाथ को बोला जाता है लिसाजूस फिगर, ठीक है? फिर से समझना, जब भी कोई लाइट सोर्स या फिर जब भी कोई 2 सिंपल वेव्स एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल्स पे होती हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट पाथ बनता है, उसको बोलते हैं लिसाजूस फिगर, ठीक है? चलो, ये तो काम हो गया इनका। अच्छा, अब आगे की जो चीज़ है हमारे पास में, अब इनको डिफाइन कैसे करोगे भैया? तो डिफाइन करने का सीधा काम है कि लेट वी हैव टू वेव्स, लेट टू वेव्स, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस वेव्स, ठीक है? 2 सिंपल वेव्स लेंगे, ठीक है? कैसी वेव्स होती हैं हमारे पास में, तो लेट्स से एक होगी x इज़ इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, एक वेव हमारे पास में ये हो गई। एक वेव और लेके चलेंगे, वो क्या होगी, दूसरी y इज़ इक्वल्स टू b sin ओमेगा t प्लस फाई। फाई का मतलब फेज डिफरेंस होता है, फाई मतलब फेज होता है, ठीक है? फाई को फेज बोलते हैं। कितने फेज पे आपकी वेव्स चल रही हैं, सपोज करो हमारे पास में ये 2 वेव्स हैं, ठीक है? ये दोनों वेव्स जो हमारे पास में, वो एक दूसरे के साथ में राइट एंगल ट्रायंगल पे मिलने वाली हैं।
क्योंकि अगर दोनों वेव्स अगर सेम सेम लोगे तो फिर तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों को अलग अलग रास्ते से भेजना है, तो किसी एक में फेज डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा, चाहे +5 का लो चाहे -5 का लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो भैया हमने क्या करा, दो वेव्स कंसीडर करा, एक है a sin ओमेगा टी, एक है b sin ओमेगा टी +5। सिंपल हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, फिर से इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास में लिसाजूस फिगर का इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे भैया, ये हमारे पास में x इज टू ए साइन ओमेगा टी, तो हम इधर से ये कर सकते हैं x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, मीन्स हमारे पास में साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, x बाई ए। एक चीज, तो क्या हम ऐसे ही cos ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी तरीके से, क्योंकि अभी आगे यूज होने वाला है, क्या हम ऐसे ही cos ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, होता है ना, बहुत टाइम पुराने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा मतलब ओमेगा इंटू टी, है ना, ओमेगा इज टू डी थीटा बाई डी टी होता है, तो एक्चुअली में थीटा इज टू ओमेगा बाई टी। तो अब इधर से ये कर सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि इनको जोड़ोगे भैया तो 1 ही आने वाला है, ये मैथमेटिक्स कहता है, ये फॉर्मूला यही कहता है, ठीक है। एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता भी है एक्चुअली में, तो वैल्यू पुट कर लो या फिर इसको एज ए कंसीडर कर लो, तो हमारे पास में ये एक वैल्यू बनेगी। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालना चाहेंगे, कैसे निकालोगे, साइन को उधर भेजो, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या करा मैंने, साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो भैया इनको हटाओ स्क्वायर को, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चाहूँ तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता, बट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो पूरा ड्राइव करा है, ठीक है। अब हमारे पास में साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या थी, एक्स बाई ए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही भैया वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास में अब जो क्वांटिटी आने वाली है वो क्या होगी, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है, ओमेगा टी कहाँ गया, एक्स बाई ए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। एक चीज तो हमारे पास में ये पता हो गया। अच्छा दूसरा, अब बाई द इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 4, तो बाई इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन, बाई नहीं बोलते, फ्रॉम बोलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे भैया, वो है y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस में 5। हमने ये दूसरा वेव लेटेस्ट कंसीडर करा था, b को उधर भेजो तो भैया हो जाएगा y बाई बी इज इक्वल टू साइन, अच्छा इसको भी सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ मैं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है तुमको, सुनना, कभी भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कोई पूछे, ये होता है साइन a कॉस b प्लस में कॉस a साइन b, ये चीज तो मैंने तुमको खुद बताई थी, जस्ट वेव मोशन के किसी टॉपिक में बताई थी, और अगर ना आए तो भाई फिर तो तुम बेकार हो, अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तुमको तो। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बहुत अच्छा फॉर्मूला यार, एक नंबर का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए बी, ठीक है। बी को मैंने इधर भेजा, तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी का, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला इधर से बनाया, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे और अच्छे से भैया, तो और अच्छे से सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या कर सकते हो, साइन ओमेगा टी हमने निकाला है कहीं पे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, कॉस ओमेगा टी हमने कहाँ पे, एक सेकेंड, साइन ओमेगा टी, अच्छा इधर पे ये गड़बड़ हो गया, ये होता है कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाइव, ऐसा साइन ए कॉस ए साइन बी, ठीक है, ऐसा लिखना था। तो जस्ट इसको, अब ओमेगा टी की वैल्यू हमको पता है, इधर ओमेगा टी की वैल्यू पता है, फाइव फाइव को छोड़ जाने दो, तो भैया वाई बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी किधर भाई दो, एक्स बाई ए, तो भैया एक्स बाई ए कॉस फाइव प्लस में कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन फाइव। ये चलो अगला काम, इन भाई साहब को इस साइड लेके आओ, ठीक है। तो भैया को जैसे इस साइड लेके आओगे तो मिलेगा y बाई बी माइनस का, इधर पे लेके आओगे तो x बाई ए कॉस फाइव इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन फाइव। भाई तुमको ये दिख तो रहा है ना, पीछे से दिख तो रहा है ना, चलो दिख तो रहा है। अच्छा मैं ज्यादा छोटा तो नहीं लिखता, कभी बताना तुम लोग कमेंट करके, मैं ज्यादा छोटा तो नहीं लिखता, तुम लोग को दिखता तो बराबर है ना। ये बनेगा हमारे पास, मैंने इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो इसको बना लो इक्वेशन नंबर कौन सा बोलोगे, 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। नोट करो, बाकी चीजें मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, मैं बाकी चीजें भाई मिटाने वाला हूँ, इनको नोट करो।
ओके, इनका अभी कोई काम धाम नहीं है, ठीक है। चलो इन सबको मैं मिटाता हूँ क्योंकि अभी हमको और भी बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस करने हैं जिनमें इन लोगों का अब कोई काम नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से लेके चलेंगे, ठीक है। अगला जो काम हमारे पास में होगा वो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 में जो भी आया इक्वेशन 5, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। लिखोगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर भैया 5। इक्वेशन नंबर 5 को दोनों साइड से आप स्क्वायर करो। तो जैसे स्क्वायर करोगे तो क्या वैल्यूज बन के आएंगे भाई, ये देखो स्क्वायर करोगे तो y बाई बी माइनस एक्स बाई ए कॉस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, भाई साइन फाइव भी है, साइन फाइव, ठीक है। इनका होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करके देख लो भाई। इधर पे आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab कॉस फाइव, ठीक है। n इज इक्वल टू, इधर पे सिंपल, इधर तो कुछ नहीं करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इधर वाले तो और आसान है। चलो ठीक है। अब इनको क्या कर सकते हो, एक काम साइन स्क्वायर फाइव से मल्टीप्लाई कर लो। इनमें से कुछ देखो, कुछ हो सकता है इनका, कुछ नहीं हो सकता, बेकार है सब। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, मैं एक लाइन डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं थोड़ा डायरेक्ट मारने वाला हूँ। क्या, साइन स्क्वायर फाइव को मल्टीप्लाई करो, इस साइन स्क्वायर फाइव को मल्टीप्लाई करो, तो साइन स्क्वायर फाइव से मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये वाली चीज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाली चीज को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ डायरेक्ट, तो इधर पे माइनस में, इस साइड पे आएगा तो प्लस में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस माइनस में 2y बाई बी एक्स बाई ए कॉस फाइव इज इक्वल टू, इधर बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर फाइव। पहले साइन स्क्वायर फाइव से मल्टीप्लाई करना, फिर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाले साइन फाइव को इधर भेज देना, वो प्लस में हो जाएगा, इधर वाले साइन फाइव स्क्वायर को छोड़ देना, ठीक है। अगला जो काम है, इनमें से देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो, तो कॉमन कर लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कॉमन, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस में साइन स्क्वायर फाइव भैया माइनस में 2y बाई बी एक्स बाई ए कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव, ये बनेगा, ठीक। इनकी वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 होता है, तो भैया इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 के बराबर। तो एक्चुअल में हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा, इक्वेशन नंबर 5 को मैं उड़ा रहा हूँ क्योंकि अब इनका भी काम नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, इसको जब सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, तो भैया अब अगली जो बात है, ये जो इक्वेशन बनेगा वो, भाई ऐसा नहीं करते, गिरते नहीं है, देखो ये बनेगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। इधर से बनेगा प्लस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में 2y बाई बी एक्स बाई ए कॉस स्क्वायर, सिर्फ कॉस फाइव है, हाँ सिर्फ कॉस फाइव है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनता है जिसको बोलते हैं लिसाजूस फिगर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लिसाजूस फिगर, ये होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास में इक्वेशन बना है ना, इसको बोलते हैं लिसाजूस फिगर। इस इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ द लिसाजूस फिगर, ठीक है। ध्यान देना, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2y बाई बी एक्स बाई ए कॉस फाइव माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब जो इसमें बात आती है भैया, अब सिंप्लीफिकेशन की बात आती है जिसमें बोला जाता है केस नंबर फर्स्ट, जिधर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा यहीं से जाता है कि अगर आपके पास में किसी वेव के अंदर फाई की वैल्यू, जिसको बोलते हैं एक्चुअली में फेज, ठीक है, फेज बोला जाता है, ठीक है। अगर फेज आपके पास में क्या है भैया, 0 डिग्री, जिसमें फेज 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों वेव्स आपके सेम फेज में, वेव्स आर इन सेम फेज, वेव्स आर इन सेम फेज, इसका मतलब ये होता है फाइव इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब होता है। एक तो केस नंबर फर्स्ट ये बनता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट हैपन व्हेन टू वेव्स आर इन सेम फेज, भैया जब दो वेव्स सेम फेज में होती हैं तो वो क्या चीज करती हैं, क्या फॉर्मेट में तैयार होती हैं, उनका जो रिजल्टेंट वेव होता है वो कैसा होता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या फिर फाइव इक्वल टू 0 डिग्री, तो भैया उसका रिजल्टेंट वेव बता दो, ठीक है। ये दो वेव्स के केस में है। चलो अब अगला काम है, सिंपल फाइव की वैल्यू 0 डिग्री पुट करोगे तो भैया वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का 2y बाई बी एक्स बाई ए इंटू कॉस जीरो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर जीरो।
अब अगर आपको पता हो भैया तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में 2y बाई बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। विच इज, ऐसा कुछ दिख रहा है? जस्ट इधर पे हमने जब इसको अलग करा था तो ऐसे ही अलग करा था ना, बस इसमें cos फाई इन्वॉल्व था। भैया cos फाई नहीं होता तो कैसा दिखता? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में 2y बाई बी एक्स बाई ए, अगर cos फाई नहीं होता तो किसका फॉर्मूला में डिराइव करा था? y बाई बी माइनस एक्स बाई ए के होल स्क्वायर को। तो भैया इसको ऐसा लिख सकते हो, y बाई बी माइनस एक्स बाई ए के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा बनेगा, विच इज डिफाइन, ठीक है। ये जो हमारे पास में इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन हमको ये बताता है कि जो रिजल्टेंट वेव होगा, ठीक है, तो लिसाजूस फिगर या फिर जो भी वेव होगा वो कैसा होगा भैया? वो वेव एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इट शोज द पेयर ऑफ, इट शोज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब समझे? ये जो हमारे पास में इक्वेशन दिख रहा है ना भैया, ये इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है हमारे पास में, वाई बाई बी प्लस माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है आपके स्ट्रेट लाइन का। ध्यान देना, ये जो ये मैंने जो लिखा है ना, वाई बाई बी प्लस माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए वाई स्क्वायर, जो भी कर लो, कोई जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है। ये इक्वेशन होता है आपके स्ट्रेट लाइन का। तो उस इक्वेशन को, अब ये माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस जो होते हैं हमारे पास में वो स्ट्रेट लाइन के पेयर को शो करता है। वो एक्चुअली ये स्क्वायर में, तो ये क्या शो करेगा? इट शोज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करता है, फिर सीधा सीधा ये स्ट्रेट लाइन को शो करता है, ठीक है। ये क्या करता है? इट शोज द स्ट्रेट लाइन, ठीक। मतलब ये जो लीसा जूस फिगर बनाएगा, ये कैसा लीसा जूस फिगर बनाएगा? तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब इसका जब ये चलो हटाओ इनको, इनका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। ये कैसा भैया बना रहा है? स्ट्रेट लाइन का एक पेयर बना रहा है। तो जब भी इसका लीसा जूस फिगर का फिगर बनाओगे ना, ऐसे बनाते हैं लीसा जूस फिगर का फिगर, ऐसे एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स के अंदर ऐसे डिफाइन करोगे, ये भाई ऐसा, ये होता है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शेप बनाओगे, उसके अंदर ये लाइंस ड्रॉ करोगे, एंड उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। क्या बना रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। क्या बना रहा है भैया? एक स्ट्रेट लाइन। तो सीधा एक लाइन ऐसे खींचोगे, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या तो इधर से खींचो या फिर इधर से खींचो, तुम्हारी मर्जी, किधर से भी खींच लो। तो ये एक बनाएगा एक स्ट्रेट लाइन जिसमें इसकी वैल्यू होती है 2b, इसकी वैल्यू होती है 2a टोटल, जिसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। याद होगा कैप्लस लॉ ऑफ मोशन में मैंने ये चीजें बताई थी, सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, सेमी माइनर एक्सिस क्या होती है, जो कि इलिप्स के केस में मैंने बताया था, ठीक है। वही चीज है, अभी इलिप्स भी दिखेगा, अभी ना स्ट्रेट लाइन के बाद इलिप्स भी आने वाला है, टेंशन ना लो। तो ये जो लाइन कैसे ड्रॉ करोगे जब भी लिसा जो फिगर ड्रॉ करना होगा, तो ये इक्वेशन पहले देखना, फेज डिफरेंस क्या है, वैल्यू पुट करना। तो जो भी इक्वेशन आएगी अगर इस फॉर्मेट में आती है, अगर इधर पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस, अगर ऐसी दिखती है प्लस और माइनस बराबर में 0, तो भैया वो स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। एंड इसका फिगर इस तरीके से बनाओगे, ये सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, पहले एक रेक्टेंगुलर शेप बनाओगे, बीच में ऐसे क्रॉस मारोगे, डॉट डॉट डॉट, मतलब जो कि डिफाइन करता है इसकी सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस को। भैया ये इसका रिजल्टेंट जाएगा, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरी चीज, केस नंबर सेकंड, इफ फाई इज इक्वल टू 0 के बाद कौन आता है भाई? पाई बाई 4। इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। अगर हमने फाई की वैल्यू क्या पुट कर ली भैया? पाई बाई 4, तो क्या देखो क्या हो सकता है, क्या सिनारियो बनेगा? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का 2y बाई बी एक्स बाई ए कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 4। सिंपल, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में 2y बाई बी एक्स बाई ए, कॉस पाई बाई 4 पता है 1/√2 होता है, एंड साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन की भी वैल्यू पाई बाई 4 की 1/√2 होती है, बट ये स्क्वायर में है तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में एक इक्वेशन जो कि शो करता है एक ऑब्लिक इलिप्स, ऑब्लिक इलिप्स। ये सीखते जाना, ये मत पूछना कैसे आ रहा है, ये होता है, मैथमेटिक्स पढ़ गया होगा 11th क्लास में तो पता होगा, इलिप्स होता है भाई, इलिप्स, ठीक है। चलो, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ स्पेलिंग ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होती है ये ऑब्लिक इलिप्स को शो करती है, मतलब ये जो इक्वेशन होती है, ये जो फिगर बनाता है ऐसा, जो जब ये इक्वेशन तैयार होगी, ये क्या शो करेगा? ऑब्लिक इलिप्स को शो करेगा। मतलब जब भी ऐसे इक्वेशंस बनेंगे या फिर पाई बाई 4 पे
फेज डिफरेंस दे दे π/4 और पूछे भैया लिसा जो फिगर बता दो दो वेव्स के अंदर, तो ये इक्वेशन तैयार होगी और उसका इक्वेशन कैसा बनेगा, ऑब्लिक एलिप्स। ठीक है, फिगर कैसे बनाओगे, पहला काम, चलो फिगर कैसे बनाओगे भाई, तो फिगर बनाने के लिए पहला काम एक रेक्टेंगुलर शेप बनाओगे। ठीक है, पहला काम एक रेक्टेंगुलर शेप, उसमें सेमी माइनर एक्सिस बनाओगे, सेमी मेजर एक्सिस बनाओगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्लिक एलिप्स कैसा दिखता है पता है, ऐसे बनता है ऑब्लिक एलिप्स। भाई ये तो मेरे से गड़बड़ बन गया, मैं ऐसे बनाऊंगा ऑब्लिक एलिप्स, मैं ऐसे बनाऊंगा भाई ऑब्लिक एलिप्स, तुम बना लेना, तुम देख लेना अपना, मेरा तो बन गया। ये बीच ये ऐसे नीचे से ही जाएगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, ऐसा ये ऑब्लिक एलिप्स होता है, टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा। ठीक है, इलिप्स जैसे बनाते हैं ना, इलिप्स ऐसे बनाते हैं ना इलिप्स, वैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा बना लो तो ऑब्लिक इलिप्स हो जाता है। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब थोड़ा सा परछाई जैसा, तो थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना। ठीक है, एंड सीधा सीधा ये 2b होता है और ये 2a होता है टोटल। तो ऐसा फिगर बनेगा फॉर ऑब्लिक इलिप्स के केस में, जब भैया आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, π/4। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास में जो अगला केस होता है, π/4 के बाद कौन आता है, π/2। हाँ, π/4 के बाद आता है केस नंबर थर्ड, π/2 का, फाइव इज इक्वल टू π/2। अगर हमारे पास में फाइव की वैल्यू कितनी होगी, π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, फेज डिफरेंस 90 डिग्री, मतलब वेव्स आपके 90 डिग्री एंगल पे ट्रेवल करें। ठीक है, तो अब निकालोगे तो भैया क्या हो जाएगा, y² / b² इज इक्वल टू x² / a² माइनस का 2y/b x/a cos π/2 माइनस इज इक्वल टू साइन π/2। तो भैया cos π/2 और sin π/2 क्या होता है, cos π/2 का मतलब cos 90 डिग्री 0 होता है। ठीक है, क्योंकि cos 0 1 होता है तो cos 90 0, एंड sin 90 1 होता है, sin 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे, चलो सिंपल, इनको सिंप्लीफाई करके देख लो, तो ये हो जाएगा y² / b² माइनस x² / a², ये जीरो मतलब ये पूरे जीरो इज इक्वल टू 1। ये फिर से बताओ किसका इक्वेशन है, भाई साहब ये किसका इक्वेशन है, y² / b² माइनस x² / a² इज इक्वल टू 1, दिस इज द एलिप्स, है ना, आई थिंक एलिप्स ही होना चाहिए था। हाँ, दिस इज द एलिप्स, ये जो होता है ना, दिस इज एलिप्स, दिस इज एलिप्स, भैया ये एलिप्स को शो करता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन होती है वो एलिप्स की होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने एलिप्स के केस में जब मैं केपलर लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा था उधर पे मैंने बताया भी होगा शायद, y² / b² तो बताया होगा, या फिर y/2b या फिर y/b इज इक्वल टू √1 माइनस e² करके बताया होगा, कुछ तो बताया होगा उधर पे। भैया ये एलिप्स का इक्वेशन होता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन होता है ये एलिप्स का होता है। तो कभी भी पूछे लिसा जो फिगर के अंदर फेज डिफरेंस π/2 हो या फिर 90 डिग्री पे, तो भैया क्या हो सकता है, वो कैसा फिगर बनाएगा, एलिप्स का शेप बनाएगा। ठीक है, कैसा रिजल्टेंट वेव मिलेगा, एक एलिप्स का शेप बनाएगा। एंड फिगर कैसे बनाओगे, सिंपल सा है फिगर। ठीक है, ये इसको मिला लेना। ठीक है, ऐसा फिगर बनाना ताकि ये मिल जाए, ये ऐसे मिलाते हुए बनाना, है ना, मैं तो क्या ही बोलूं। चलो ये हो गया, ये आपके पास में एक एलिप्स हो गया, ये 2b और ये 2a। ठीक है भैया, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, तो ये इस तरीके का शेप बनाता है एलिप्स का, एलिप्स बनाना, बीच में एलिप्स बनाना। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई इक्वेशन बने तो वो एलिप्स को शो करता है। ठीक है, एंड अगर फेज डिफरेंस π/2 हो तो भैया लिसा जो फिगर जो बन के आएगा वो एक एलिप्स बनेगा। ठीक, एक लास्ट जिसको बोलते हैं फेज डिफरेंस पाई, एक लास्ट होता है जिसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, क्या होगा भैया, पाई। तो केस नंबर 4 है, बस इसके बाद खत्म, फाई इज इक्वल टू पाई। अगर दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई का हो, पाई पाई का हो 180 डिग्री का, पाई मतलब 180 डिग्री। तो अगर भैया 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है और उस टाइम पे आप लिसा जूस फिगर निकालते हो, हम लोग पता है क्या निकाल रहे हैं, लिसा जूस फिगर, भूल मत जाना कि मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ये लिसा जूस फिगर निकाल रहा हूँ बस हर एक केस के लिए फेज डिफरेंस। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने बोला था जो लिसा जूस फिगर होता है वो फेज डिफरेंस फेज पे डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, फेज और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो हम लोग फेज को डिफाइन कर रहे हैं। ये हो जाएगा cos पाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई। भैया cos पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ध्यान देना, cos पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0। तो ये -1 माइनस माइनस प्लस y² / b² माइनस एक्स, ये प्लस होता है भाई साहब, ये प्लस था, ये प्लस था, प्लस था,
कहीं पे अगर और दिखे तो कर लेना, वो प्लस था बीच में। गजब है यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। कहीं पे अगर पीछे पीछे वाले में कहीं पे अगर गड़बड़ हुआ हो ना तो कर लेना, ये प्लस होता है बीच में, है ना, बाद में तुम लोग बताते हो, मैं भूल गया, ये बीच में प्लस होता है, इसको कर लेना तुम लोग, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y बाई बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ये चीज जो होगी ये ऐसे दिखेगी, y बाई बी प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जस्ट मैंने भी पीछे बताया था कि ये प्लस हो और या फिर माइनस हो और स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो भैया, तो वो शो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस शोज स्ट्रेट लाइन, भैया ये क्या शो करता है, एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन क्या शो करेगी, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मैंने इधर पे बनाया था, तो वही वाली फिर से फिगर बनानी पड़ेगी, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाओगे, उसके अंदर सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस एंड एक स्ट्रेट लाइन, या तो ऐसे बनाओ या फिर ऊपर से बनाओ, तुम्हारी मर्जी, ऊपर से बना के आओ चाहे नीचे से बना के आओ, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है बस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वाई एक्सिस में ये स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्लेन में बनाया हूं मैं, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, जो मैं बना रहा हूँ ना फिगर, वो एक्स प्लेन और वाई प्लेन के अंदर बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो रेक्टेंगुलर शेप जो था ना, वो एक्चुअली में एक्स और वाई प्लेन था, एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था, ठीक है, ये था। चलो, तो अब आई थिंक मतलब ये अब पूरा हो गया, तो दिशा जो फिगर के ये सारे केसेस थे जो मैंने पूरे करवा दिए, ठीक है, जो कि फेज डिफरेंस पे बेस्ड थे। तो भैया आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा भैया, किसी भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन का रिलैक्सेशन टाइम, और क्या सीखा हमने, क्वालिटी फैक्टर, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिसा जूस फिगर जो हमको डिस्कस करना था, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो लिसा जूस फिगर से आपकी, या फिर इससे कोई भी टॉपिक से कोई भी डाउट हो, या फिर लेक्चर में कहीं पे कोई डाउट हो आपको, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिर भैया धन्यवाद, इसको नोट करिएगा, ठीक है।